और चलिए बता दें कि देश में जो लगातार कोरोना के आंकड़े कम है उसमें नई अपडेट क्या है। 24 घंटे में कुल 50,848 नए केस आए हैं। एक दिन में 1,358 मरीजों की मौत हुई है। कुल डिस्चार्ज 68,817। कुल एक्टिव केसेस अब देश में है 6,43,194 और पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,28,709। कुल मौतों की संख्या 3,90,660। अब तक कुल डिस्चार्ज 2,89,94,855। तो ये है कोरोना अपडेट, इस वक्त की ताजा अपडेट, जहां कल के मामले में थोड़े मामले जरूर बढ़े दिखाई दे रहे हैं। कल ऐसा दिन था जहां 50,000 से नीचे केसेस थे। आज थोड़ी बढ़त जरूर है, लेकिन ग्राफ नीचे जा रहा है लगातार। और ये कुल आंकड़े हैं आपके सामने ताजा। यूपी में लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन पर सीएम योगी ने तारीफ की है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी तारीफ की है। बीएल संतोष ने ट्वीट करके सीएम योगी के लिए कहा है कि 22 जून को यूपी में 8.1 लाख वैक्सीन लगी है। 21 और 22 जून दोनों ही दिन लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन काबिले तारीफ है। तो मिशन की तरह वैक्सीन लगाने का जो क्रम चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस को लेकर बीएल संतोष का ये ट्वीट है, जहां पर उन्होंने संतोष जताया है कि लक्ष्य से अधिक वैक्सीन लगाकर उत्तर प्रदेश में ये काबिले तारीफ काम है, जिसकी सराहना उन्होंने ट्वीट करके की है। बीएल संतोष का ये ट्वीट देख सकते हैं आप, जहां 21 और 22 तारीख को अपने लक्ष्य यानी जो टारगेट था केंद्र से उससे अधिक वैक्सीन लगाने के लिए बीएल संतोष ने यह ट्वीट किया है। गोइंग गुड CM@माई योगी आदित्यनाथ। 21 तारीख को यूपी में 7.25 लाख वैक्सीन लगी। 24 घंटे में 8.1 लाख वैक्सीन लगी और ये लक्ष्य से अधिक है। ऐसे ही अभियान को गति देते रहिए, गति बनाए रखिए। गोइंग गुड CM योगी आदित्यनाथ। तो बीएल संतोष का ये ट्वीट भी है। आपको बताएं कि 2 दिवसीय दौरे पर थे। लंबे मंथन चर्चा का दौर चला, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर भी एक ट्वीट बीएल संतोष का कि संतोषजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में। वैक्सीनेशन की जो गति है वो अच्छी है। टारगेट से अधिक वैक्सीनेट कर रहे हैं हम लोगों को और ऐसे ही गति आगे बढ़ाए रखनी होगी। 21 और 22 तारीख के वैक्सीनेशन का डेटा भी उन्होंने सामने रखा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, ये भी जानते हैं कि 2 दिन के दौरे पर वैक्सीनेशन को भी लेकर खूब चर्चा मंथन हुई होगी। उसके बाद ये जो ट्वीट है, ये मान के चले कि संतोषजनक रिपोर्ट है। बिल्कुल निश्चित रूप से स्नेहता, कल की जो बैठक की जो मैराथन उसमें भी वैक्सीनेशन पर मंथन हुआ, चर्चा हुई और ये भी बात हुई कि जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस तरह से जो कोविड काल के दौरान जनता के लिए काम किया भाजपा सरकार ने वो किस तरह से बताना है। और देखिए, अगर केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है कोई ट्वीट करता है तो वो ऐसे ही नहीं होता। हर ट्वीट के मायने होते हैं। भले वो दिखने में एक साधारण सा ट्वीट लगता हो, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा संदेश होता है। जिस तरह से बीएल संतोष ने ट्वीट किया, 2 दिन की उन्होंने बात की अपने ट्वीट में, 21 जून और 22 जून। ये वो 2 दिन है जब 21 जून से पूरे देश में राज्यों को निःशुल्क 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन देने की महाअभियान की शुरुआत होती है। 21 जून से लक्ष्य बढ़ाती है प्रदेश सरकार अपना वैक्सीनेशन का 6 लाख प्रतिदिन का, और दोनों ही दिन 7 लाख से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन होता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य निर्धारित था उससे कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन। पहले दिन यानी 21 तारीख को 7,29,000 से ऊपर, दूसरे दिन यानी 22 तारीख को 8 लाख का आंकड़ा पार हो जाता है। यानी जो निर्धारित लक्ष्य। बिल्कुल शैलेश, यहाँ पर टाइमिंग और प्लेसमेंट देखी जाए, 2 दिन के मंथन के बाद ये ट्वीट आता है और वो दिल्ली जाते हैं, तो क्या ये मान के चले कि ओके रिपोर्ट रही है इस बार का 2 दिन का जो क्रम रहा है? क्योंकि देखिए, इन सारी चीजों की जानकारी साझा तो करती नहीं है पार्टी, अंदरूनी मसला है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो बैठक हुई, जो चर्चाएं हुई, जो फिलहाल चीजें सामने आ रही हैं, तो प्रदेश सरकार से के कामकाज से केंद्र काफी खुश है। हाँ, कुछ मंत्री जरूर रहे सूत्रों की माने तो जिनके विभाग से या काम से बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिखी, लेकिन उनको भी अब कहा गया है कि
जो उनके लक्ष्य है, जो जनता के लिए काम बोले गए हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल योगी सरकार के नाम पर बात करें तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी खुश नजर आ रहा है इनके कामकाज से। जिस तरह से कल की बैठक में हमने देखा 5.5 घंटे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं, इस मैराथन में शामिल होते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मंथन है वो कितना गहन है। किस तरह से जमीनी स्तर पर जाकर ये मंथन हो रहा है। एक एक छोटी से छोटी चीज देखिए, कोविड वैक्सीनेशन जो 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की योजना के तहत, उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि कैसे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने वहां पर ये बताया कि किस तरह से चाहे वो, और खास तौर से देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिल्कुल शैलेश, तो डायरेक्टली ट्वीट में टैग किया है सीएम को गोइंग गुड लिख करके। इस ट्वीट के मायने और भी हो सकते हैं। बहरहाल वैक्सीनेशन को ही उन्होंने कोट किया है। शैलेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानपुर की बात करेंगे। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में रेल पटरी इलाके में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और इसके दहशत के साए में लोगों को जीना पड़ रहा है। हिंदू परिवारों ने पलायन का संदेश दिया है। घरों के बाहर एक तख्ती लगाई है कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि जो आरोपी हैं वो बेल पर छूट के अपने घर आ रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी जान अब खतरे में है, हमारी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। ये पीड़ित लोग हैं जो अपने घरों के बाहर तख्तियां चिपकाए हैं ये लिख करके, जहां इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो मामला दर्ज कराया गया है उसे वापस ले लो, नहीं तो फिर जान पर बन आएगी। ये बड़ा मामला है कानपुर से। कर्नलगंज इलाका है जहां पर कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की। 2 संप्रदायों का मामला बताया जा रहा है और अब खुलकर ये बात सामने आ रही है कि हिंदू परिवारों का ये मानना है कि इस जगह से हम पलायन कर जाएंगे लेकिन मामले को वापस नहीं लेंगे। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी का, कानपुर से मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रतीश, अब ये बताइए कि पुलिसिया कार्रवाई क्या कह रही है? विभाग की मदद ली होगी इन लोगों ने, उन्हें कैसे आश्वस्त किया जाएगा कि आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो जब रात में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, उसके बाद सीसीटीवी कैमरेज को खंगाला गया था और उसमें चिन्हित कर लिया गया था 9 लोगों को और उसके अलावा 3-4 अज्ञात लोग थे। उन 9 लोगों में से 3 लोगों को पकड़ भी लिया गया था और आफ्ताब था, साहिल था उसमें, जिनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। परिजन जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है और उनको जान का खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो अब यहाँ से पलायन करना चाह रहे हैं। मोहल्ले को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसा कि दबंग भी कहते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो या मोहल्ला छोड़ दो। पलायन का संदेश उन्होंने अपने घर के बाहर लिख रखा है और तमाम प्रताड़ना के आरोप वो लोग लगा रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि जो इनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, जो पर्व होते हैं, उनको भी मनाने की छूट इनको नहीं दी जाती थी। कुछ महिलाएं हैं उन्हीं परिवार की, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आप बता रही थी, क्या होता था जब आप लोग दिया वगैरह जलाते थे? भैया दिया जलाते हैं तो ये यहाँ थूकती है ऊपर छत पे, छत पे के बाद पूजा करो, तुलसी उलसी में जल चढ़ाओ तो ये वहाँ से वो पत्थर ईंटा चलाती है और गंदी गंदी गाली बकती है। लड़कियाँ पोते हैं मेरी 2 ठैया, उनको दुनिया की इतनी गंदी गाली बकती कि आपसे कह नहीं सकते। और यहाँ से चर्बी फेंकती है, यहाँ जा चर्बी हड्डी धारे है छत पे। फोटो खींचे, मेरा ये लड़का खींचे से को छोटा वाला, ये भी भंडारी भी फोटो खींचे। वो भाया तो दरोगा आए, वो हटवा गए। इतनी गालियाँ ये बकती है, लड़ाई झगड़ा रोज करती है और कहती है तुम तो कापर हो और काफिर ये सब करवा रहे हैं अमिताभ वाजपेयी के गुंडे। सपा सरकार में जो कह रहे हैं, अभी हमसे बात हुई है अमिताभ वाजपेयी की, अभी हमारी अमिताभ वाजपेयी से अभी बात हुई। कहिए तो उनका नंबर हम बता दें। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आर्यनगर। तो इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बजरंग दल वालों को वहाँ बुलाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं? भगवान का जय श्री राम का नारा नहीं ले सकते हैं? नाम ही नहीं ले सकते हैं क्या? कह रहे तुम लोगों ने वहाँ गुंडे बुलवाए, इसलिए जो है तुम लोगों ने वहाँ गुंडाई करी है, इसलिए सब हो रहा है। तो हम किस लिए फ़ोन किया था उनको? हमने इसलिए किया था कि आप एको बार आए नहीं और वोट मांगने के लिए आप 10वीं बार आपने चक्कर लगाया था। तो क्या हम वोट नहीं देते हैं क्या? क्या मतलब जो है हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? यही हिंदुस्तानी हो गए, यही आपके चहेते हैं। ये बात हुई है। आपने क्या बात करी थी अमिताभ बच्चन से? सर मैंने बात किया था कि आपने जो है एको बार यहाँ पे आए नहीं सर देखने के लिए कि यहाँ का सर घटनाक्रम क्या हुआ, और आपने एक तरफा सर उधर जो है फ़ोन कर दिया थाने पे कि जो है थोड़ा सा उनको जो है तभी सर रियायत मिली है। सर अमिताभ वाजपेयी जी ने सर थाने पे सर फ़ोन किया। सर मुझे जब पता लगा तो मैंने सर अमिताभ वाजपेयी जी से बात किया
जबकि सर मेरे एक गुरुजी हैं एस.एन. मिश्रा सर जी। आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी के जो अमिताभ वाजपेयी हैं, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस पे दबाव बनाया आरोपियों को छोड़ने का। सर उन्होंने वहाँ पे सर फ़ोन किया, ये सर मुझे पता लगा, तब जाकर सर मैंने वहाँ पे सर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि तुम लोगों ने जो है वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि सर मैं खुद सर बजरंग दल से हूँ। सर सब लोग सर मेरे घर में घुस गए, सर बेल्टे वेल्टे चलाई, तो सर मेरे आसपास में ही सर सभी लोग रहते हैं, तो सर वो खुद ही सर आए हैं। और महिला इनके अंदरूनी चोटें हैं, सब दिखा नहीं सकते। अगर आपको तकलीफ है तो तकलीफ रहे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने कि हमने कहा हमको बहुत तकलीफ है, आपने बताइए एक तरफा करवाया, मेरे पास भी आते आप पूछते क्या घटनाक्रम हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ है तो रहे तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तकलीफ है तो रहे तकलीफ, हमें उससे मतलब नहीं है। क्षेत्रीय विधायक से जब ये शिकायत कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक से कह रहे हैं कि हमें बचाएं यहाँ आकर के और हमारा हाल लें आकर के, तो क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कि अगर आपको परेशानी है तो आए, होने दीजिए, आप वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नहीं आएंगे। एक महिला और है, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं आप लोग? सर यहाँ पे कहती हैं मुसलमान बन जाओ और जो है पत्थर मारती हैं, थूकती हैं ऊपर, और जो है थूकना मारना, और जो है बिल्कुल रतीश, यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश ना दे सके तो कम से कम इतने बड़े आरोप ना लगाएं जिस तरीके से जनप्रतिनिधि के बारे में ये बातें कह रहे हैं। और पुलिस का एक्शन भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है। देखते हैं कि कब ये सारी चीजें ढर्रे पर आती हैं। आपका शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर की खबर देखिए आपने। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विटर के एमडी कल पुलिस के सामने पेश होंगे। एमडी मनीष माहेश्वरी पुलिस में दर्ज कराएंगे अपना बयान। आपत्तिजनक कंटेंट सामग्री ट्वीट होने को लेकर पुलिस सवाल जवाब करेगी। कल सुबह 10:30 बजे पुलिस के सामने ट्विटर इंडिया के हेड पेश होंगे। आपको बताएं कि लगातार ये दबाव बन रहा था। 2 नोटिस भेजे गए। पहले नोटिस में ये लिखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, लेकिन अब इस खबर पर बड़ी अपडेट ये है कि ट्विटर इंडिया के एमडी पेश होंगे 10 बजे। ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, ये बताइए आखिरकार पेश होना पड़ेगा ट्विटर इंडिया के हेड को, किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज हुई? जी देखिए, बिल्कुल जब पुलिस ने पहला नोटिस भेजा तो जो ट्विटर इंडिया के जो मनीष माहेश्वरी जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने एक ईमेल के जरिए पुलिस को जवाब दिया और पुलिस के जवाब से ऐसा भेजा कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। तो लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजा तो वो चेत गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और ये कहा कि कल यानी कि 24 तारीख को सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में जो मनीष माहेश्वरी है वो पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। शुरुआती दौर में उसमें मजाक लिया, जो पुलिस का जो नोटिस था उन्होंने कहीं ना कहीं मजाक के उससे लिया कि जिस तरीके से भेजा तो कहते मेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से दूसरा नोटिस भेजा गया उसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि आपको आईओ के समक्ष पेश होने के बाद ही वहाँ पर माना जाएगा कि आप उपस्थित हुए हैं और आपने अपना जवाब यहाँ पर दिया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जिस तरीके से मनीष माहेश्वरी पुलिस के पहले नोटिस से संतुष्ट नहीं हुए तो पुलिस भी उनके ईमेल से संतुष्ट नहीं हुई। तो पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून बड़ा है ना कि आपको आना होगा और आने के बाद लोनी बॉर्डर थाने में या उसी थाने का मामला है। गाजियाबाद पुलिस की भी तैयारी है क्योंकि ट्विटर इंडिया के एमडी छोटी संस्था से जुड़े नहीं हैं। उनकी बहुत लंबी चौड़ी लीगल टीम होती है, पूरा लाव लश्कर होता है, उनकी प्रोसेस होती है। देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस की तैयारी की बात करें तो पुलिस ने भी हालांकि अपने जो सवाल हैं वे बनाए होंगे और मनीष माहेश्वरी के सामने रखे जाएंगे और मनीष माहेश्वरी से पूछा जाएगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म को एक ऐसी वीडियो के लिए क्यों दिया जिससे कि माहौल बिगड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हालांकि मनीष माहेश्वरी के पास एक लंबी जो लीगल टीम है वह जरूर मौजूद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो आईओ है उन्होंने भी अपनी तरफ से एक सवाल जो है वह तैयार किए हुए हैं और लगातार पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात की जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा कि आपके ट्विटर पर अगर कोई इस तरह की वीडियो डालता है जिसकी पुष्टि नहीं होती तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को उन लोगों को क्यों देते हैं जो कि माहौल बिगाड़ सकते हैं, जो कि सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। जो माहौल को अगर बिगाड़ने वाले लोगों को आप प्लेटफॉर्म देते हैं तो उसमें इतने जिम्मेदार आप भी हैं जितने जिम्मेदार वे लोग हैं। चलिए, ये दिलचस्प होगा। ट्विटर इंडिया के एमडी मौजूद रहेंगे लोनी के इस थाने में और किस तरीके से सवाल जवाब का ये सिलसिला होता है। बहरहाल शक्ति, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जेल अधीक्षक से 31 लाख की ठगी की गई है। जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार की तहरीर पर अब केस दर्ज है। मामले में नीरज गोस्वामी और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
2018 में राजेंद्र कुमार को एक जमीन दिखाई गई। 3 साल बाद भी इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। तो इस पूरे मामले पर अब नीरज गोस्वामी और अन्य पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जेल अधीक्षक हैं राजेंद्र कुमार। लखनऊ की बात करते हैं, जहां स्कूल में अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावकों से सहमति मांगी जा रही है। सहमति के बाद ही शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं वो पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। तो अगस्त से सेशन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों की सहमति, रजामंदी मांगी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में 10 नए थाने बनेंगे। नोएडा फेज 1 सेक्टर 142 नया थाना होगा। सेक्टर 63 ओखला बैराज, सेक्टर 115 में भी नया थाना होगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र सेक्टर 18/6A में भी नया थाना बनेगा और सेक्टर 29, सेक्टर 25A और दयानतपुर में भी नए थाने बनेंगे। तो 10 नए थानों का प्रस्ताव सामने है नोएडा में। धर्मांतरण मामले में पकड़े गए उमर गौतम पर बड़ा खुलासा सामने आया है। उमर गौतम के पुराने वीडियो सामने आए हैं जिसमें उमर गौतम खुद कबूलनामा कर रहा है। धर्मांतरण के मामले में कई बड़े खुलासे इस वीडियो के जरिए हुए हैं। उमर खुद कहता है कि इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में उसने करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। इस्लामिक दावा सेंटर में महीने में औसत 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। उमर गौतम इस वीडियो में कबूल करता नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। आगरा से बड़ी खबर है, GST अधिकारियों को पकड़ने में नाकाम है आगरा पुलिस। विभाग में 43 लाख की लूट में वांटेड चल रहे हैं 2 अधिकारी। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और CTO शैलेंद्र कुमार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। वाणिज्यकार अधिकारी के जो चालक हैं, आर्ची हैं, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है जो करता धरता है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों?